हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम यू इन माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और लिमिट प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम कुछ विभिन्न प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हम अपने एग्जाम को क्रैक करने वाले एग्जाम का हमारे ऊपर जो एक प्रेशर है, उस प्रेशर से आपको बहुत राहत महसूस हो रही होगी ये सेशन लेने के बाद में। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उनमें से दो प्रश्नों को मैंने पहले भी आपको बताया है और फिर से जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उन बच्चों के लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी आपको बता रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 अपॉन एक्स। एक सामान्य सा दिखने वाला प्रश्न, एक बहुत आसान सा दिखने वाला प्रश्न। इस प्रश्न को हमें हल करना है और साथ ही साथ हमें लिमिट फाइंड भी करनी है कि ये बताना है इसकी लिमिट कितनी है। एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, क्या लिमिट एग्जिस्ट है, क्या इस प्रश्न की लिमिट एग्जिस्ट है। ये दो बातें हमें करनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम डिस्क्रिप्टिवली इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है ऐसा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो, ओके, ऐसा प्रश्न जब हमारे सामने हो तो इस स्थिति में हमें लिमिट को डिस्क्रिप्टिव फाइंड करना होता है, पूरा विश्लेषण इसका करना होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसे हल करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस प्रश्न की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करता हूं। इसके लिए मुझे x को 0 माइनस h सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसके लिए मुझे लिमिट x को 0 से कम बताना होगा, ठीक है। तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 माइनस 1 अपॉन x को मैंने सब्स्टिट्यूट करा है 0 माइनस h मींस माइनस h के साथ, तो यहां माइनस h बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं 1 अपॉन 0 तो 1 अपॉन 0 यहां पे क्या होगा, यहां ऑलरेडी माइनस है और हम 0 को अप्रोच करते हैं तो ये जो संख्या है ये संख्या माइनस इंफिनिटिव को अप्रोच करेगी। जब हम लिमिट हमारी 0 से छोटी संख्या होगी, 0 से बड़ा नहीं जाना है, 0 से बहुत छोटा नहीं लेना है, 0 के नेबरहुड पॉइंट हमें लेने हैं। ऐसी स्थिति में जब हम बाईं सीमा इस प्रश्न की ज्ञात कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स में, हमें मालूम है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यदि 1 अपॉन एक्स में x को हम 0 कर देते हैं तो यह एक इनवैलिड फॉर्म हो जाता है। ऐसा कभी नहीं संभव, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें 0 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा नंबर लेना होगा। जब मैंने x को 0 माइनस h 0 से थोड़ा सा कम कर दिया है, h माइनस h कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या प्राप्त होने जा रहा है, ये माइनस का चिन्ह पहले से हमारे पास में है और मैंने 1 अपॉन 0 यहां मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमें प्राप्त होता है अनंत, मतलब अनिर्धारित, अपरिभाषित। और यहां पे क्या है, यहां पहले से ही एक ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें जो बाईं सीमा इस प्रश्न की प्राप्त होती है, इस फलन की बाईं सीमा जो हमें प्राप्त होती है वो माइनस इंफिनिटी प्राप्त होती है। ऐसा आपने देखा। नाउ द LHS ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी। ये बात मैं आपके सामने अभी कर सकता हूं। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रश्न की। जो फंक्शन हमारे सामने है यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन x। प्रश्न वही है। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं। दोनों लिमिट मैंने इसलिए फाइंड करी है क्योंकि यहां हमें लिमिट के बारे में बताना है, क्या लिमिट का अस्तित्व है अथवा नहीं, लिमिट इज एग्जिस्ट और नॉट। सो अब मुझे x को 0 से बड़ा कर देना है, क्योंकि लिमिट हम 0 पे फाइंड कर रहे हैं, तो x को मुझे 0 से बड़ा कर देना है। तो x यहां पे क्या बन जाता है, x यहां बन जाता है h, और ये जो h है वो 0 से बड़ा नंबर है। तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 प्लस 0 से बड़े, हम 0 पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं लेकिन 0 से बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नहीं, इन द नेबरहुड पॉइंट ऑफ जीरोस, हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो अभी फिर से मैंने 1 अपॉन h कर दिया है यहां पे, और अब h को मैं व्हेन वी अप्लाइंग लिमिट,
अभी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां हमें मिलता है 1/0, वापस मुझे इन्फिनेटिव मिल जाता है, अनंत। और ये कैसा है? धनात्मक, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनेटिव। यानी नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं इस बात को समझने के लिए, तो जैसे यहां मेरा 0 है, बट हमें यहां 0 एक्सेप्ट नहीं करना है, तो 0 एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब 0 से छोटे संख्याओं के लिए, 0 से छोटे मानों के लिए और 0 से बड़े मानों के लिए जब हम बात करते हैं, तो यहां हमें माइनस अनंत की ओर अप्रोच करना पड़ता है। वे अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटिव व्हेन वी आर पुटिंग 0 माइनस पॉइंट। और अब 0 से बड़े पॉइंट जब करते हैं तो हम चले जाते हैं प्लस इंफिनिटिव की ओर। तो दोनों ही स्थितियों में यहां हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों समान नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। फॉर दिस फंक्शन ऑन x इक्वल टू 0 वी डोंट हैव LHL एंड RHL आर इक्वल। ओके, सो यहां दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, एक माइनस अनंत है और एक प्लस अनंत है, माइनस इंफिनिटिव है, प्लस इंफिनिटिव है। तो ऐसी स्थिति में सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, ऐसी स्थिति में यहां पर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। यह प्रश्न हमें बताता है, यह प्रश्न हमें बताता है कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं किसी बिंदु A पर लिमिट की, जब हम किसी बिंदु A पर लिमिट की बात करते हैं, तो यह प्रश्न हमें बताता है कि यदि हम A से बड़े पॉइंट्स के लिए और A से छोटे पॉइंट्स के लिए जब हम अप्रोच करते हैं, कोई फलन कोई बिंदु पर, A बिंदु पर A से बड़े और A से छोटे नंबर्स के लिए जब अप्रोच करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सूक्ष्मता से, बहुत ध्यान से इस बात को समझना होता है कि आने वाला जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यदि मान लीजिए अगर जैसे कि यहां स्थिति में हम इन दोनों प्रश्नों में अगर मैं किसी ऐसे बच्चे को ये प्रश्न करने के लिए दे दूं जो पहली बार लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, तो जहां तक मेरा मानना है वो इस प्रश्न को गलत ही करेगा। वो प्रत्येक बार इसे अनंत इन्फिनिटिव करके छोड़ देगा और लिमिट को एग्जिस्ट बता देगा। तो हमने ये प्रश्न हल किया, इसमें ये जाना, हमने इस बात का पता किया कि इसमें इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यह प्रश्न गलत कैसे हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिमिट एक्सटेंड टू 0, h इज एक्सटेंड्स टू 0, 1/मॉड्यूलस ऑफ x। यह प्रश्न इस प्रकार से है। यहां हमें फलन की लिमिट फाइंड करनी है जो फंक्शन हमारे पास में है। पहली चीज एक तो लिमिट क्या है, दूसरी चीज हमें बतानी है क्या यह लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं। इन दो बातों की जानकारी हमें लेनी है। जब भी प्रश्न हमारे सामने होगा उस स्थिति में हमें उस क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना आना चाहिए। प्रश्न की डिमांड क्या है हमें यह पता होना चाहिए और उस डिमांड को हम पूरा कर सकें, इस बात की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। यह नॉलेज हमें तभी प्राप्त होगी जब हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। अगर हम किसी ट्रिक के माध्यम से, अगर किसी बहुत छोटे छोटी विधियों के माध्यम से अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम गलती करने की संभावना को जन्म दे देते हैं। इसलिए हमें अब पुनः इस प्रश्न के लिए मैं आपको एक बात समझा दूं। यह प्रश्न मैंने पहले भी सॉल्व करवाया है, फिर से मैं एक बार लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जो पहली बार मेरे साथ हैं, पहली बार हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहां थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा और वो जानकारी यह है, यहां हमारे सामने एक मॉड्यूलस फंक्शन है। यह मॉड्यूलस फंक्शन है जिसे हिंदी में हम कहते हैं मापांक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मापांक। शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं मॉड, मॉड ऑफ एक्स। तो इस मॉड ऑफ एक्स के जो मीनिंग्स होते हैं, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए मॉड एक्स हमारे सामने है तो यह मॉड एक्स एक्स बनेगा, 0 बनेगा और माइनस एक्स बनेगा। ऐसा कब होगा? ऐसा होगा अगर मान लीजिए x 0 से बड़ा है तो यह पॉजिटिव x बन जाएगा। अगर x 0 है या x को 0 बनाने वाले बिंदु की, पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर x की वैल्यू 0 बन जाएगी, हमारे फलन की वैल्यू 0 बन जाएगी। और अगर x जो है वो नेगेटिव है, वो 0 से छोटा है, तो जैसा कि मैंने माइनस एक्स लिखा है, तो वो हमें कब प्राप्त होगा? जब x 0 से छोटा। यह मापांक फलन की परिभाषा होती है। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन।
इफ वी हैव नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 देन आवर फंक्शन इज पॉजिटिव x. ओके, इन द केस व्हेन x इज 0, इन दिस केस हमारा जो फलन होगा, हमारा जो फंक्शन होगा, उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी. एंड थर्ड केस व्हेन x इज लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव है, ऋणात्मक संख्याओं की बात होती है, तो हमारा फलन हमें नेगेटिव वैल्यू देगा. ये प्रश्न इस प्रकार से हमें हल करना है. तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं. या मॉड्यूलस x से ये प्रॉपर्टी हमें फॉलो करनी होगी. तो ये 3 स्थितियां मैंने आपके सामने लिखी है, इन तीनों को हमें ध्यान में रखना है. मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं और प्रश्न पे चलते हैं. देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रश्न की राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूं. जब हमें 0 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो ऐसी स्थिति में हम x को 0 से बड़ा कर देंगे. यहां x जो है वो 0 से बड़ा हो चुका है, 0 प्लस हो चुका है. ठीक है, तो मैंने किया यहां पे लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन, अब जो x हमारे सामने है, जब x 0 से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में ये जो x होगा हमारा, ये x पॉजिटिव बनेगा. क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यूज जो बनती है वो वैल्यूज हमारे सामने 0, -x और x होती है. अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 है, अगर x 0 से छोटा है, तो यहां हमारे सामने क्या आने वाला है, h आने वाला है और पॉजिटिव आने वाला है. तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा यहां पे, तो मुझे जब मैं लिमिट यहां पे h 0 करूंगा तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, तो मुझे यहां पे मिलेगा 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, मतलब कि मैं अनंत की ओर, आई एम अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव, और कैसा, प्लस पॉजिटिव इंफिनिटिव की ओर इस स्थिति में हम अप्रोच करते हैं, यानी हमारी लिमिट प्लस इंफिनिटिव दर्शाती है. अब हम आगे बढ़ते हैं और राइट हैंड लिमिट के बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. इसे मैं रिमूव कर देता हूं एक बार, और यहां फिर से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात कर रहा हूं यहां, तो x को मुझे क्या करना होगा, 0 से छोटा करना होगा. इस स्थिति में हमें -h प्राप्त होता है और x जो है वो 0 से छोटा हो जाता है. 0 के नेबरहुड पॉइंट पे होता है, लेकिन 0 से थोड़ा सा कम हो जाता है. तो अब मुझे आगे बढ़ना है. लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 - 0 से छोटे नंबर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और 1 अपॉन h जो हमारा है, यहां हमें -h मिलेगा. रीजन उसका बन जाएगा कि मोड को हमने रिमूव किया है, मोड की प्रॉपर्टी हमें यहां फॉलो करनी है, तो यहां -h बन जाएगा. इसके बाद जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, अब ध्यान से देखने का काम है, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 - है, 0 नेगेटिव है, ये माइनस पहले से है, और हमें क्या करना है, यहां पर h को हम 0 से छोटे नंबर्स की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं. तो ये माइनस, अब मैं 0 के पहले माइनस या 0 से पहले प्लस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बात कि यहां क्या होने वाला है, यहां होने वाला है 1 अपॉन ये 0 से छोटे नंबर है सारे नंबर, तो मुझे माइनस और माइनस इंफिनिटिव प्राप्त होता है. ऐसी स्थिति में हमें यहां पे ये माइनस, ये ऋणात्मक चिन्ह पहले से है, और यहां भी हम जो अप्रोच करेंगे, वो हम 0 से x इक्वल टू 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे, तो हम माइनस अनंत की ओर अग्रसर होंगे. तो ऐसी स्थिति में हमें फिर से क्या मिलता है, प्लस इंफिनिटिव. दोनों ही स्थितियों में व्हेन वी आर फाइंडिंग RHL, जब हम राइट हैंड लिमिट प्राप्त करते हैं तो हमें प्लस इंफिनिटिव प्राप्त होता है, और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो हमें प्लस इंफिनिटिव प्राप्त होता है. माइनस इंफिनिटिव के साथ में माइनस पहले से है, तो प्लस इंफिनिटिव प्राप्त होता है. दोनों ही स्थितियों में समान बिंदु पर हम पहुंच रहे हैं, समान बिंदु की ओर हम अप्रोच कर रहे हैं. इसका मतलब है कि इस फलन की सीमा विद्यमान है, और वो कितनी है, वो प्लस इंफिनिटिव है. यहां इस प्रश्न का विश्लेषण हमने किया. पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में एक बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने जाना. प्रश्न में गलती होने की संभावना को हमने रिमूव कर दिया है कि प्रश्न में गलती नहीं होनी चाहिए. अब हम बढ़ते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की ओर. बहुत महत्वपूर्ण
प्रश्नों की जानकारी, महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इस सेशन के माध्यम से। जितने बच्चे इस सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, ये मेरा पूरा विश्वास है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत एडवांटेज आपको यहां इस सेशन का मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, आज की सीरीज का प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है। fx इज, एक ब्रैकेट में हमारे सामने x लिखा हुआ है, इट्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, महत्तम पूर्णांक फलन। fx is x, then describe the right hand limit and left hand limit for fx on any point a for all a is element of R। a कोई भी कांस्टेंट पॉइंट है। प्रश्न के बारे में मैं आपको एक बार पहले बता दूं, इसको सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। a जो है वो कोई कांस्टेंट पॉइंट है जो r का मतलब होता है यहां पे रियल नंबर, r का मतलब हो गया यहां पे रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो जो हमारा a है वो वास्तविक संख्या का एलिमेंट है, वास्तविक संख्या से हमें उसे लेना है और फिर हमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करनी है। x, जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, यहां ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, यानी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा महत्तम पूर्णांक फलन की। बात ये है, पूरा हिंदी में मैं इसे पढ़ देता हूं एक बार। फलन fx जो है महत्तम पूर्णांक फलन x हेतु किसी बिंदु a पर सीमा की विवेचना कीजिए। यहां a एलिमेंट है r का, r मतलब वास्तविक संख्या है, और x जो है महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है या महत्तम पूर्णांक फलन है। इसका उत्तर भी मैंने लिखा हुआ है यहां पे, इसका आंसर मैंने पहले से ही दे दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट यानी इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब नहीं होता है? सीमा का, लिमिट का अस्तित्व कब नहीं होता है? जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों समान बिंदु की तरफ अप्रोच ना करे, यानी दोनों बिंदुओं पर दोनों सीमाएं हमें समान प्राप्त ना हो, तब हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम आगे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपने भली प्रकार से, भली भांति अच्छे से आपने देख लिया है, इसके बारे में और कुछ भी डिस्क्रिप्शन हमें नहीं देना है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। इस बार हमें लिमिट के लिए बिंदु जो है वो a दिया गया है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, और ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, x एलिमेंट r, सॉरी a पर हमें इसके बारे में बात करना है, और जो a है वो क्या है? वो रियल नंबर है, वो रियल नंबर है। तो हमें इस बारे में आगे बात करनी है। अब जैसा कि मैं आगे बढ़ूं, तो सबसे पहले मुझे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। सबसे पहले मुझे राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेट x इक्वल्स टू a फॉर ऑल a एलिमेंट ऑफ r। ये बात प्रश्न में हमें दिया गया है, ये बात हमें पहले से बताई गई है, ठीक है, तो मैंने ऐसा मान लिया है। अब हम आगे करें तो मुझे x को क्या करना होगा? इस प्रश्न के लिए मुझे x को क्या करना होगा? x को मैं a प्लस एच करूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, इस पे ध्यान दीजिए। x की वैल्यू a प्लस एच करनी है यहां। इस तरीके से हमारा जो x है वो a प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है। अब हम a प्लस की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने किया लिमिट h एक्सटेंड टू 0 प्लस, ठीक है, और x को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है a प्लस एच के साथ। तो x को मैंने a प्लस एच कर दिया है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ब्रैकेट, ये बॉक्स मैंने बना दिया है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? कुछ बच्चे इस बारे में सोच रहे होंगे। होता क्या है, मान लीजिए यदि हमारे पास 2.03 ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 2.25 हमारे सामने ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, या 3.25, 3.01 ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ दिस ऑल फंक्शंस विल बी 2, 2, 3 एंड 3। ये वैल्यूज क्या होगी यहां पे? 2, 2, 3 और 3। यानी ये जो इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, भिन्नात्मक पार्ट हमें नहीं लेना होता है,
ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, हम इस फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा, इसकी वैल्यू 3 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी। तो ऐसे ही जब हम यहां हमारे पास में एक बिंदु ए है, ये ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो रियल नंबर से हमने लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस ए में हमने एक बहुत छोटा सा नंबर, एक फ्रैक्शनल नंबर एच ऐड कर दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमारे लिमिट की एक प्रोसेस होती है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद अब अगर हम इस ब्रैकेट को, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने पे, जैसा कि मैं आपको वापस एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए मेरे पास में 2 प्लस 0.3 लिखा हुआ है, 2 प्लस 0.3 लिखा हुआ है, तो यह बनता है 2.3। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक फलन, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 2। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे सामने a प्लस एच है, तो a में मैंने एक कोई छोटा सा नंबर h ऐड कर दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या बनेगी? a। लेकिन इसकी वैल्यू क्या बनेगी? a। जैसा कि मैंने ये, मान लीजिए a है और ये h है, मैंने a और h को ऐड कर दिया है, ये 2.3 मिलता है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 2 बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, तो a प्लस एच। तो अभी हमारे सामने इस फंक्शन की वैल्यू, लिमिट, अभी केवल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज किया है, लिमिट अप्लाई नहीं करी है। लिमिट हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं, अब करेंगे, तो यहां a मिलता है। अब हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, अब अगर हम यहां पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये एक कांस्टेंट नंबर हो चुका है, मींस लिमिट कितनी प्राप्त होती है हमें? a। ओके, वी हैव द राइट हैंड लिमिट फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन x इक्वल्स टू a इज a। ये हमें a मिलता है, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई है, ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई है। अब मैं आगे बात करता हूं, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। fx जो हमारे सामने है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो x को अब हमें क्या करना होगा? x को हमें, जो पॉइंट हमने लिया था a, जो x हमने क्या माना था a, उससे हमें क्या करना होगा? छोटा नंबर ले लेना होगा। कितना छोटा? बहुत थोड़ा सा, h। ये h एक फ्रैक्शनल नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है, हमें उसे उतना ही कम कर देना है। तो अब हमारे सामने जो प्रॉपर्टी बनेगी, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 माइनस के, हम 0 से नेगेटिव नंबर की ओर जाए, मतलब h जो हमारा है वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने का एक सिंबल होता है, और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमें यूज करनी होती है इन द फंक्शन, इन द कैलकुलेशन। तो अब मैंने क्या किया, यहां मैंने a माइनस एच कर दिया है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब मैं पुनः आपके सामने महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जब हम किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं उस स्थिति में दे रहा हूं। देखिएगा, मान लीजिए हमारे सामने 2 लिखा हुआ है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 0.5 को, तो मुझे मिलता है 1.5, और अब फाइनल वैल्यू इसकी क्या बन जाती है? 1। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। इस 5 में से मैंने 0.25 को माइनस कर दिया। एक बहुत छोटा सा नंबर है जिसे मैं h बोल सकता हूं, 0.25 को मैंने माइनस कर दिया है, तो मुझे मिलता है 4.75, और फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 4, क्योंकि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना है? 4। ठीक है, तो अब ऐसे ही h हमारे सामने एक रियल नंबर था, एक कांस्टेंट नंबर था, इसमें से हमने क्या किया है? h को एक बहुत छोटा सा नंबर माइनस कर दिया है, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 माइनस, अब मैंने a में से, इस a में से मैंने h को कम किया है, तो a जो है वो कितना कम हो जाएगा? ये 5 था, ये 4 बन गया, मतलब ये कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, ये 1 कम हो चुका है। यहां पे 2 था और हमें रिजल्ट कितना मिलता है? 1, यानी कितना कम हुआ? ये 1 कम होता है। मींस यहां हमें जब a माइनस एच हम करेंगे तो हमें a माइनस 1, यानी इस पूरे की जो वैल्यू है, वो हमें क्या मिलेगी? a माइनस 1। अगर a कोई नंबर होता तो मैं फाइनली इसको कैलकुलेट करके बता सकता था, लेकिन अभी हमें क्या मिलने वाला है? a माइनस 1। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, यहां h नहीं है, तो फाइनली वी हैव a माइनस 1।
इससे पहले हमें जो लिमिट प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है a, और इस स्थिति में हमें जो लिमिट प्राप्त होती है वो होती है a-1। तो हम देख सकते हैं बहुत आसानी से कि यहां राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही अलग अलग है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट does not exist for any greatest integer function on any point a belongs to r। जो नंबर r को बिलोंग करता है यहां हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, यह प्रश्न बताता है हमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए किसी बिंदु a पर लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। अब इस पे हम थोड़ी और चर्चा करते हैं, इसी प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए, बहुत स्पेशल केस बन गया है, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति बन जाए कि इस बार जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिस बिंदु पे हमें लिमिट फाइंड करनी है वो बिंदु एक कंप्लीट नंबर ना हो। a इज नॉट एन इंटीजर, a इज नॉट अ नेचुरल नंबर, a इज नॉट अ होल नंबर। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हमारे सामने एक प्रश्न बनता है कि मान लीजिए एक ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए कि जब महत्तम पूर्णांक फलन हमारे सामने है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे सामने है, और इसके लिए हमें लिमिट फाइंड करनी है किसी ऐसे बिंदु पर जो पूर्णांक नहीं है, आप ध्यान देना, प्रश्न संख्या 3 का ही मैं आगे का पार्ट आपको बता रहा हूं क्या होता है। अभी जो हमने a लिया था उस a को हमने माना था कि वो रियल नंबर का कोई भी पार्ट, कोई भी नंबर था। वो नंबर कंप्लीट नंबर भी हो सकता है, वो नंबर फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, एनी टाइप। लेकिन अगर मैं अब बात करूं कि a जो है ये एक पूर्णांक नहीं है, तब भी क्या ऐसा ही होगा? a जो है वो एक पूर्णांक नहीं है, तब भी क्या ऐसा ही होगा? तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए इस स्थिति में हमें क्या करना होगा। सपोज x को मैंने ले लिया यहां पर 0.25, x को मैंने एक्सेप्ट किया यहां पे 0.25, तो x 0.25 हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.25, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं इसको 0.25, ये 0.25 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी, ये वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है? 0। ठीक है। अगर मान लीजिए अब मैं एक काम ये करूं 0.25 प्लस h कर दूं, तो भी मेरे पास में क्या आने वाला है? h खुद एक छोटा सा नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो भी मुझे क्या मिलने वाला है? 0। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं राइट हैंड लिमिट के लिए, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट थी, अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या करूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x को मैंने भी 0.25 माना है थोड़ी देर के लिए इस प्रश्न को समझने के लिए। अगर मान लीजिए मैं इसे 25 माइनस h कर दूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? h में से ये एक बहुत छोटा सा नंबर, इस 0.25 में से ये छोटा सा नंबर h माइनस होगा। माइनस होने के बाद में भी हमें बहुत बहुत छोटा सा नंबर मिलने वाला है। यानी अगर मान लीजिए मैं 0.25 में से 0.05 को माइनस करूं तो मुझे 0.20 मिलता है, और फाइनली मुझे वैल्यू कितनी मिलती है? 0। तो दोनों ही स्थितियों में मेरा नंबर मुझे क्या मिलता है? 0 मिलता है। मेरी जो लिमिट मिलती है वो कितनी मिलती है? 0 मिलती है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए a पर हमने लिमिट फाइंड करी, और a जो है वो रियल नंबर का एलिमेंट है। तो कभी भी यदि a पूर्णांक है उस स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, और यदि a पूर्णांक नहीं है
ए पूर्णांक नहीं है तो इस प्रश्न के लिए लिमिट एग्जिस्ट होगी। ये दो बातें मैंने आपके सामने कही, दो बातें मैंने आपको बताई। दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना, जिनके बारे में ये नॉलेज होना हमें पता होती है कि यदि प्रॉपर्टी में हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो वो कितना बड़ा परिणाम बदल सकता है। हमारे आंसर में जो 4 ऑप्शन होते हैं, सबसे गलत वाला हमें सबसे पहले दिखाई देता है यदि हम गलती कर रहे हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ चुका हूं। वापस हमें यही बात करनी है, फिर से हमें यही बात करनी है। शो दैट, प्रदर्शित कीजिए। एक फलन आपके सामने है, एक फंक्शन आपके सामने है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। एक फंक्शन आपके सामने है, बताना है डज नॉट एग्जिस्ट। कब नहीं? जब हम बात करते हैं पॉइंट क्या है हमारे सामने, 0। जब हम 0 की बात करते हैं, जब बिंदु 0 पर हमें इस प्रश्न की लिमिट प्राप्त करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या बताना है, क्या हम बात करेंगे कि फलन पे सीमा का अस्तित्व नहीं है जब बिंदु क्या है, 0, अप्रॉक्स टू 0। ये बात हमें करनी है। इस प्रश्न को भी हम डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करेंगे, पूरा हल करेंगे। और शो दैट, प्रदर्शित कीजिए, लिमिट एक्सटेंड टू 0, एक्सटेंड्स टू 0, e पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हेतु सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। यह बात हमें करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरा एनर्जेटिक होकर बहुत अच्छे से ऊर्जावान रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए प्रश्न जो है मैं पुनः एक बार आपके सामने लिखता हूं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, e पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यह प्रश्न हमारे सामने है, यह प्रश्न हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। e पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, e पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हमें बताना है क्या इसकी लिमिट का अस्तित्व है, लिमिट्स आर एग्जिस्ट और नॉट। जैसा कि प्रश्न ने हमें कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शो दैट लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या करना है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपको इस प्रश्न के माध्यम से मिलेगी जो अन्य क्वेश्चंस को और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हमारे काम आएगी। तो हम राइट हैंड लिमिट की बात करने जा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम x को अप्रोच करेंगे, हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 प्लस h से। मतलब हमारा जो x है वो 0 से बड़ा हो चुका है, 0 से बड़ा हो गया है, हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की है, h एक्सटेंड टू 0 प्लस। ठीक है, यदि ना भी लगाऊं तो भी कोई बड़ा अंतर नहीं आता है। ये हो गया e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1, e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। क्या? देखिए यहां जो हमारा h है, जब h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, जब h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन h अप्रोच करेगा किसे, इंफिनिटिव को, अनंत को। ऐसी स्थिति में हमारा 1 अपॉन h अप्रोच करेगा किसे, इंफिनिटिव को। तो e की पावर 1 अपॉन h, e की पावर 1 अपॉन h ये अप्रोच करेगा किसे, इंफिनिटिव को। e की पावर 1 अपॉन h ये अप्रोच करेगा किसे, इंफिनिटिव को। h यदि 0 है तो उसका रेसिप्रोकल इंफिनिटिव होगा, e की पावर 1 अपॉन h इंफिनिटिव होगी। तो 1 अपॉन e इज टू पावर 1 अपॉन h ये कितना होगा, 0। मींस ये अप्रोच करेगा, मींस ये अप्रोच करेगा 0। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें इस फंक्शन को सॉल्व करने में काम में लेना है। ये वाला कॉन्सेप्ट h एक्सटेंड टू 0, देख सकते हैं आप h एक्सटेंड टू 0 आ रहा है। मैं रेसिप्रोकल बनाता हूं, इंफिनिटिव होता है, मुझे अप्लाई करना है यहां पर, इस जगह पर। तो यहां e पावर 1 अपॉन h इंफिनिटिव होगा, इसका भी मैं रेसिप्रोकल बना देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, उससे पहले मैं लिमिट अप्लाई करूं उससे पहले थोड़ा सा आप देखिए। यदि मैं e पावर 1 अपॉन h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे प्राप्त होता है लिमिट h एक्सटेंड टू 0 प्लस, मैंने यहां से e पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले लिया है। मुझे ऐसा एक यहां पे एक ऐसी स्टेप बना देनी है इसके लिए।
तो ये बनता है 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई पावर 1 अपॉन एच। और अब आपके सामने बहुत आसानी से आप मुझे इसका हल दे सकते हैं, आप आसानी से इसका आंसर देंगे मुझे। आप मुझे क्या बोलने वाले हैं यहां पे, जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, ये 1 अपनी जगह पर है, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, माइनस अपनी जगह पर है, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, ये दोनों वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, 0, और इधर 1 प्लस 0। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनता है राइट हैंड लिमिट के लिए 1। फाइनली हमारा आंसर क्या बनता है राइट हैंड लिमिट के लिए 1 बनता है। यह प्रश्न हमारा इस प्रकार से हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड कर दी और ये हमारा 1 आ गया। अब अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, तो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए, मैं आपसे यह कहूं कि ई पावर इंफिनिटिव, ई पावर इंफिनिटिव इंफिनिटिव को अप्रोच करता है और ई पावर माइनस इंफिनिटिव 0 को अप्रोच करता है। ठीक है, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बात को मैं रफ कर देता हूं यहां से, और इस बात का आपको ध्यान रखना है पूरा पूरा। तो अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे मैं रिमूव कर देता हूं, और राइट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए देखिए अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहां हमें x को 0 से छोटा कर देना है। तो यहां हमें x को 0 से छोटा कर देना है। तो ऐसी स्थिति में माइनस h बनेगा, यानी x जो है वो 0 से कम हो चुका है। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0, e की पावर हमें क्या मिलेगा इस बार, -1 अपॉन एच, -1 e की पावर -1 अपॉन एच प्लस 1। ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, यहां पे h होगा भैया, ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। अब मैं आगे बात करूं तो मुझे मिलता है लिमिट h एक्सटेंड टू 0, और इसे मैं क्या कर सकता हूं, 1 अपॉन e की पावर इज टू पावर 1 अपॉन h -1, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन इज टू पावर 1 अपॉन h प्लस 1। तो बहुत आसानी से आप मुझे बता पाएंगे 1 अपॉन इज टू पावर 1 अपॉन h, इस स्टेप की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पे इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0, 0 -1, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 0 प्लस 1, और फाइनली मेरा आंसर कितना होगा, -1, जो आपको दिखाई दे रहा है। फाइनली मेरा आंसर कितना होगा, -1। ओके, तो राइट हैंड लिमिट हमें कितनी मिली थी, राइट हैंड लिमिट हमारे सामने क्या थी, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कितनी मिलती है यहाँ पे, -1। तो आसानी से हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस गिवन फंक्शन ऑन x इक्वल्स टू 0, कि x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। यह प्रश्न बहुत अच्छी जानकारी आपको दी। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ प्रश्न लेवल 2, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, यहां पे ये आपके लिए मैंने प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई है। ये सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे आने वाली परेशानी और आने वाला आंसर और जो भी आप अचीव करते हैं वो बात मुझे बतानी है। छोटे छोटे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दोनों प्रश्न, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिए हैं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही ये प्रश्न है। अब यहां हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। डिस्कस द लिमिट ऑफ एन इवन फंक्शन। ओके, एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, बात यह भी हमारे सामने आती है, इवन फंक्शन क्या होता है। तो एक इवन फंक्शन के बारे में हमें बात करनी है। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए थोड़ी सी आपसे बात कर लूं। यह प्रश्न बहुत आसान है। आप इसे a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर देंगे। डजंट मैटर, प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसे ही आपको दिया है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न, और यहां से हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। यहां से हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो इसे हम अभी आगे बढ़ने से पहले
क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं, जहां हमें बताना है लिमिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट ऑफ इवन फंक्शन, लिमिट ऑफ इवन फंक्शन। इस बारे में हमें बात करनी है, इस बात की जानकारी हमें देनी है, ये क्या हो लिमिट ऑफ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जरा सी हम बात करते हैं। व्हाट इज द इवन फंक्शन? हम कहते हैं समफलन, हम कहते हैं समफलन। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी यदि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फलन हमारे पास में एफ एक्स है, एक फंक्शन हमारे सामने है कोई भी एफ एक्स, उस एफ एक्स की प्रॉपर्टी, उस एफ एक्स का नेचर ऐसा हो कि अगर हम वेरिएबल को नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करें तो ऐसी स्थिति में भी फंक्शन एज इट इज बना रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर की हम बात करें, अगर मैं एक्स स्क्वायर में एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूं माइनस एक्स से, अगर मैं एक्स को सब्स्टिट्यूट करूं माइनस एक्स से, तो हमारे सामने क्या होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे प्रश्न पे, हमारे फलन पे कोई प्रभाव इस माइनस एक्स के सब्स्टिट्यूशन का नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर क्या है? इट्स एन इवन फंक्शन, इट्स ए इवन फंक्शन, ये एक समफलन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं cos x की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x की मैं बात करूं, x को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं माइनस एक्स से, तो मुझे क्या मिलेगा? x को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं माइनस एक्स से, तो मुझे क्या मिलेगा? cos माइनस एक्स, और cos माइनस एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? cos x। cos माइनस एक्स क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है इस फंक्शन की? cos x। ठीक है, तो यहां पर भी इस माइनस एक्स के सब्स्टिट्यूशन का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह फंक्शन भी कैसा हो गया? एक समफलन हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया है। तो हमें ऐसे प्रश्नों के बारे में, ऐसे फलनों के बारे में बताना है कि इनकी लिमिट की क्या प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ हम और फंक्शंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और मैंने कंसीडर किया यहां पे देखिए, हम बात करें उसी प्रश्न की। लेट एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स मैंने कंसीडर किया है, एफ एक्स मैंने कंसीडर किया है कोई इवन फंक्शन, कोई समफलन। इसका मतलब क्या होगा? एफ एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? मीन्स यदि हम f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो भी हमें एफ एक्स ही प्राप्त होगा। या मैं यूं कहूं कि अगर मान लो एफ एक्स में, एक फंक्शन एफ एक्स के लिए f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? एफ एक्स बनेगी। ठीक है, यहां चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही होती है। ये थोड़ा सा आपको और लगेगा, मैं इसे हटा देता हूं यहां से। अब आप मेरी बात समझिए कि f ऑफ माइनस एक्स कितना बन जाए? एफ एक्स बन जाए, एफ एक्स प्राप्त हो, तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। अब हम एक इवन फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर। तो लिमिट एक्सटेंड टू a, एफ एक्स मैंने अप्लाई किया यहां पे, तो मान लीजिए ये मुझे कितना मिलता है? l मिलता है। लिमिट कि एक बिंदु a पर किसी इवन फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी है? l है। तो एक बिंदु a पर उसी तरह से यदि मान लीजिए मैं इवन फंक्शन ही लेके चल रहा हूं, और मैं इस बार ये बात करने जा रहा हूं यहां f ऑफ माइनस एक्स, यानी मैंने क्या किया, यहां जो a है वो फंक्शन तो हमारा एफ एक्स है, फंक्शन तो हमारा एफ एक्स है, और x को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं किसके साथ? यहां पे x को मैं क्या बोलूंगा? a प्लस एच बोलूंगा। ठीक है, a से बड़ा x जो है वो क्या हो गया? x क्या हो गया? a से बड़ा हो गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू a, x इज एक्सटेंड टू a, f ऑफ माइनस एक्स। तो यहां मुझे क्या करना है? यहां मैंने इस बार लिमिट को बदला नहीं है, लिमिट का पॉइंट बदला नहीं है। तो यहां इस स्थिति में
जो माइनस एक्स है ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब भी क्या होगा, एफ एक्स ही होगा, एफ एक्स ही होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, और इसकी लिमिट हमारे पास पहले से है, ये हमारे पास में पहले से इसकी वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है, एल है। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है आपके सामने, प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन है आपके सामने। हम एक इवन फंक्शन की लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में हमें लिमिट कितनी मिलती है, दोनों ही स्थितियों में लिमिट कितनी मिलती है, एल मिलती है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मुझे मिलती है 2l, यानी ये सीमा इस स्थिति में जो लिमिट होती है, एक इवन फंक्शन की जो लिमिट होती है वो डबल बन जाती है, वो डबल हो जाती है। ये जानकारी आपको प्राप्त हुई। अब अगर मान लीजिए एक ऑड फंक्शन हमारे सामने हो, तो अगर मान लीजिए एक ऑड फंक्शन हमारे सामने हो तो हमें क्या करना है, देखिए बात करते हैं एक ऑड फंक्शन के लिए। एक ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन क्या है, एक विषम फलन। एक विषम फलन क्या है, एक विषम फलन की हम बात कर रहे हैं। एक विषम फलन क्या है, यदि मान लीजिए आप x को सब्स्टिट्यूट करें माइनस एक्स से, x को हम सब्स्टिट्यूट करें माइनस एक्स से, और ऐसी स्थिति में क्या हो, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, यानी इस माइनस के सब्स्टिट्यूशन का प्रभाव हमारे पूरे फलन पे आ जाए। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फलन को हम कहते हैं विषम फलन। ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, विषम फलन। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। एक एग्जांपल देखिएगा आप। सपोज हमारे पास में एक्स क्यूब है, एक फंक्शन है हमारे पास में एफ एक्स, और वो कितना है, एक्स क्यूब है। तो एक्स को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया है माइनस एक्स से, एक्स को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है माइनस एक्स से। तो आप देखेंगे माइनस एक्स क्यूब, क्यूब ऑफ माइनस एक्स इज माइनस में होगा एक्स क्यूब। तो यहां पे इस एक्स क्यूब ने माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट होने पर यह प्रॉपर्टी फॉलो की, ये प्रॉपर्टी फॉलो की। ठीक है, मींस ये एक विषम फलन है, ये एक और फंक्शन है। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं। मान लीजिए एक फलन हमारे सामने आ रहा है साइन एक्स। अगर मैं इसके एक्स को, इसके एम्पलीट्यूड को माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट करूं, तो मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलने वाला है, साइन ऑफ माइनस एक्स, मतलब के माइनस साइन एक्स। यहां माइनस का चिन्ह इस प्रकार से हमारे सामने आ गया है। यहां माइनस का चिन्ह जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, उस सब्स्टिट्यूशन से जो माइनस एफ एक्स हमें मिलने वाला होता है एक विषम फलन के लिए, एक ऑड फंक्शन के लिए, वो हमारे सामने आ गया है। मैं वापस एक बार आपको रिपीट करके बताता हूं एक विषम फलन क्या होता है। आप देखिएगा यहां पे एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज एनी फंक्शन। अगर यहां हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करें, एक्स को प्रतिस्थापित करें माइनस एक्स से, एक्स को प्रतिस्थापित कर दें माइनस एक्स से, तो इस प्रश्न में यदि ऐसा करने पर, कैसा करने पर, एक्स को सब्स्टिट्यूट माइनस एक्स से करने पर, अगर हमारे सामने माइनस एफ एक्स आ जाए, तो यह फलन, यह फंक्शन एक ऑड फंक्शन बन जाता है, एक विषम फलन बन जाता है। जैसा कि एक्स क्यूब के साथ ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, जैसा कि साइन एक्स के साथ ऐसा होता है, और भी बहुत से फलन होते हैं जिनके साथ में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, जो विषम फलन होते हैं। तो अब हम एक ऑड फंक्शन की, एक ऑड फंक्शन की लिमिट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसी एक ही बिंदु पर ऑड फंक्शन की लिमिट के बारे में, लिमिट का अस्तित्व क्या होता है, लिमिट कैसी होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ऐसी बात हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, डिस्कस द लिमिट ऑफ, सुनिएगा मेरी बात, डिस्कस द लिमिट ऑफ ऑड फंक्शन। तो एफ एक्स मैंने कंसीडर किया, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, मतलब यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ये चीज हमारे सामने है। तो चलिए किसी बिंदु पर, एक और बिंदु मैंने, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया है ए, कोई बिंदु ए मैंने ले लिया है।
तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑफ माइनस ऑफ x, ठीक है, f ऑफ माइनस x, यहां हमें करना है। सपोज ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है l, सपोज ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है l। तो अब ऐसे ही इसकी बात करें तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x, f ऑफ x, तो ये हमें क्या मिलने वाला है, ये हमें क्या मिलने वाला है माइनस l, ये हमें क्या मिलने वाला है माइनस l। आप देखिए ध्यान से, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, f ऑफ माइनस x का मतलब है माइनस fx, ठीक है। और fx को अगर मैं, fx ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करे कि fx को अगर हम माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करें और वो ये वाला रिजल्ट हमें दे दे, अगर हम किसी फलन में वेरिएबल नंबर को, चर संख्या को नेगेटिव नंबर से सब्स्टिट्यूट करें और उस नेगेटिव नंबर की कार्यप्रणाली ऐसी हो, उस फंक्शन की प्रॉपर्टी ऐसी हो कि वो यहां हमें पूरे फलन के साथ में ऋणात्मक चिन्ह प्रदान करें, नेगेटिव साइन अगर आ जाए तो वो फलन एक ओड फलन होता है। तो लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने कितना मान लिया, यहां पे एल मान लिया। तो अब अगर मैं यहां इसकी बात करता हूं एफ एक्स की, तो वो मुझे कितना मिलेगा माइनस एक्स, ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 2। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में भी आपको बताया था कि वो लिमिट डबल हो जाती है। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 1 + 2 में अगर कर देता हूं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। इन दोनों की जो सीमा हमारे पास में बनेगी, एक विषम फलन के लिए एक ही बिंदु पर प्रॉपर्टी फॉलो करते टाइम जो लिमिट हमारे सामने बनेगी वो क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो यह डिस्कस किया हमने एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन की लिमिट के बारे में। बाकी बात आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ नए प्रश्न आप लोगों के लिए मेरे साथ हैं, देखिए। लेवल 2 इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहां से हम कुछ नई जानकारी लेने वाले हैं। यह हमारे सामने एक नई बात आती है जिसे हम आगे फॉलो करेंगे, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी लिमिट एक्सटेंड टू ए एक्स पावर एन एन ए पावर एन एक्स माइनस ए। इसे अगर मैं लिखूं यहां पे, तो मैं बात करने जा रहा हूं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एक्स टू पावर एन ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण फलन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में हल करने का तरीका हमें बताती है। तो आगे बढ़ते हैं, इस लिमिट के बारे में जानते हैं और इस लिमिट से संबंधित ये जो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, कुछ पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इनके बारे में भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फंक्शंस की जो बेस्ड है हमारी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इसकी जो वैल्यू होती है वो ए पावर ए एन माइनस 1 एन डॉट ए पावर एन माइनस 1। यहां हम ये बात करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहला काम हम इस लिमिट को आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि मान लीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, कोई भी एक कांस्टेंट पॉइंट पे मैं लिमिट लेनी है, वो इस प्रकार से हो x इज टू पावर n माइनस ए टू पावर n अपॉन x माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है n डॉट ए पावर n माइनस 1। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू x पावर 4 माइनस 2 पावर 4 अपॉन x माइनस 2। यदि ऐसा एक संख्या हमारे सामने है, यदि एक ऐसी संख्या हमारे सामने है, एक ऐसा फंक्शन हमारे सामने है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे क्या किया है। आप एक एक पॉइंट को हम इसके साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन करने पे हमें लिमिट एक्सटेंड टू ए, ये हमारा a हो चुका है, x पावर n ये हमारा n हो चुका है,
a पावर n, ये हमारा n है जैसा कि हमें पता है, तो यहां n की वैल्यू कितनी है 4 है और x माइनस a है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा a है। तो अगर मैं एक जनरली इसको देखूं तो ये मुझे 0/0 फॉर्मेट में मिलता है, जो हमारी सबसे स्टार्टिंग वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, तो ये हमें 0/0 फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, लेकिन हम 0/0 को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस फॉर्म को हमें रिमूव करना होता है। तो रिमूव करने के लिए अब हम या तो क्या करें, या तो इसके फैक्टर बनाएं, या फिर दूसरा हम क्या करें, डायरेक्टली इस लिमिट को अप्लाई करें। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीकों से एक बार इसको सॉल्व करके बता देता हूं ये कैसे होने वाला है। x पावर 4 माइनस 2 पावर 4, आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाता हूं तो इसके फैक्टर मुझे कितने मिलेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जिसे मैं फिर से आगे क्या करूंगा, x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन कितना, x माइनस 2। तो यहां पे क्या होगा, ये कॉमन फैक्टर जो एरर बना रहा है ये यहां से रिमूव होगा और हमें हमारी लिमिट प्राप्त होगी। तो ये लिमिट हमें कितनी प्राप्त होगी, लिमिट हम किस पॉइंट पर ले रहे हैं, 2 पर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना बना हमारे पास में, 4 प्लस 4 8 मल्टीप्लाई बाई 4 मींस 32। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इस लिमिट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो n हमें कितना मिलता है यहां पे 4, a कितना मिलता है यहां पे हमें 2 और 4 माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो मुझे कितना मिलता है 30। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस में हमें ये लिमिट बहुत उपयोगी जानकारी देती है, बहुत उपयोगी होती है हमारे लिए। तो हमें इस बात को देखना है कि इस छोटे बेसिक क्वेश्चंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चन को जल्दी करने में, यदि फैक्टर बहुत बड़े होते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने में समय अधिक लगता है, टाइम हमारा ज्यादा जाता है और कैलकुलेटिव एरर होने की संभावना भी हमारे सामने होती है। लेकिन जब हम इससे फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके लेते हैं। मैं लिमिट को एक बार आपको फिर से बता दूं कि यदि हमारे सामने ऐसा फॉर्मेट होगा जिसमें यहां x इस टू पावर n माइनस a इस टू पावर n x माइनस a और दोनों में नेगेटिव साइन होंगे, या आपको कंप्लीटली देखना है कि लिमिट यहां मैच करना चाहिए, फंक्शन यहां मैच करना चाहिए कंपैरिजन में। ठीक है, यदि हम कंपेयर करें तो हमारे पास में फंक्शन बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, अब इसी का एक और हमारे पास में फॉर्मेट होता है, मैं आपको वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने बात की है कि लिमिट एक्सटेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a यदि हो तो हम n डॉट a पावर n माइनस 1 करते हैं, n डॉट a पावर n माइनस 1 करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे सामने ऐसी कंडीशन हो, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x पावर n माइनस a पावर n, तो ऐसी स्थिति में जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है m अपॉन n a पावर m माइनस n। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा समानता और थोड़ी भिन्नता है, दोनों ही वैल्यूज में, दोनों ही लिमिट्स में, तो हमें ध्यान देना है अच्छे से। इसका एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो लिमिट सपोज एक्सटेंड्स टू 2 पे है। ठीक है, ये दोनों नंबर अलग अलग हो सकते हैं भैया, x पावर 3 माइनस 2 पावर 3 अपॉन x पावर 4 माइनस 2 पावर 4। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो आप जब इसे कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन पे आपको क्या मिलता है, x पावर m माइनस a पावर m, x पावर n माइनस a पावर n, m अपॉन n। तो m जो हमारे सामने है वो कितना है यहां 3, n जो हमारे सामने है वो कितना है 4। ठीक है, a जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं 2, तो 2 पावर 3 माइनस 4 मींस हमें क्या मिलने वाला है 3/4 एंड 2 पावर माइनस 1, 3/4 इंटू 2, 3/8, ये हमारा आंसर होगा। तो लिमिट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, आपके आज 5वां दिन है हमारे लिमिट के कॉन्सेप्ट को, और बहुत सारी बातें आप जान चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आपने हमारे सेशन को अप्रिशिएट किया है और ऐसे बच्चों तक हमारा सेशन पहुंचा है जहां उन्हें बहुत सख्त आवश्यकता थी कि लिमिट जैसा टॉपिक
एनडीए मैथमेटिक्स क्लासेस उन तक पहुंचे। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद हमारी टीम का जिनकी अथाह मेहनत से हम लोग ये कार्य सफल कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पुराने हमारे जो अभी जो मैंने बात की है उन पे आधारित प्रश्न है, इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां हमें n की वैल्यू बतानी है, पावर जो है पावर की वैल्यू बतानी है। आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है, और यदि आपने प्रश्न सॉल्व किया तो कितने सेकंड्स में आपने इसे सॉल्व किया, वही हमारी एक्यूरेसी होगी। उसी पे बेस्ड ये कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे सामने हैं। इस प्रश्न को आप जरूर जरूर हल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हल कीजिएगा। इसी के साथ सेशन को विराम देते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, गुड लक, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।